हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर अभी कोई नया व्यूअर जुड़ा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आपके काम जरूर आएगी। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की नहीं है तो कृपया उन लोगों के साथ जरूर साझा करें, शेयर करें, आपको लगता है कि जिन्हें इसकी जरूरत होगी। तो आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ वो है कि कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतितोष और प्रतिषेध अधिनियम 2013 यानी द सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिट्रेसल एक्ट 2013। तो ये कानून को बताने की बारीकियों में जाने से पहले मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि जरूर बताना चाहूंगी कि आपने सभी ने देखा होगा कि महिलाएं और लड़कियां अपने काम पर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, नौकरी करने जाती हैं। वहां पर उनके साथ बहुत सारा उत्पीड़न होता है। वो यौनिक उत्पीड़न होता है, किसी भी तरीके का उत्पीड़न होता है। वो उत्पीड़न इसलिए होता है क्योंकि वो एक लड़की है। जब किसी महिला को कार्य क्षेत्र पर सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता है तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, इन सबका उल्लंघन होता है। यानी कि एक महिला को एक लड़की होने के नाते उसके साथ भेदभाव किया गया, उसके साथ इस तरह की घटना हुई जिससे उसके इन अधिकारों का हनन हुआ। इसके अलावा भारत ने जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार को भेदभाव को समाप्त करने का जो समझौता है, जिसको सीडॉ कहते हैं, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर भारत ने 25 जून 1993 को हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया था। तो भारत की ये जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को सुरक्षित रखे, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बने जिससे वो वहां पर काम कर सकें, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को भेदभाव का सामना ना करना पड़े। तो देखा आपने कि 1993 से लेके 2013 में ये कानून आया, लेकिन इसके बीच में काफी सारी चीजें हुई जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और यौन उत्पीड़न की बात करती हैं। जैसे 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी थी जिसमें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को पहली बार एड्रेस किया गया था कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उस पर पहली बार बात करी गई थी और एक कमेटी बनाने की बात की गई थी। लेकिन ये कमेटी और ये जो भी बातचीत थी ये खाली संगठित क्षेत्रों तक ही सीमित थी और हमने ये देखा है महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं असंगठित क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं और वो काम कर रही हैं। तो अब आते हैं इस कानून पर। जो फिर कानून का जो सेक्शन 1 है वो ये बताता है कि ये कानून कब लागू हुआ और कहाँ पर लागू हुआ। तो ये कानून 22 अप्रैल 2013 को बना और कोई बनने से तो कोई कानून नहीं लागू हो जाता है, फिर ये गैजेट में नोटिफाई हुआ और 9 दिसंबर 2013 से पूरे भारत में लागू हुआ। जब कोई कानून लागू हो जाता है नियम के साथ तो उसका मानना सभी के लिए आवश्यक होता है। तो सेक्शन 1 है वो कानून कब लागू हुआ, कानून का क्या नाम है, इसके बारे में बताता है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसके तहत सारी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बताता है। जैसे कौन व्यथित महिला है, कौन आरोपी होगा, कार्यस्थल क्या है, क्या समुचित सरकार है। तो ये आपको किताब में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको मोटा मोटा जरूरी चीजें बताऊंगी। जो सेक्शन 2 का है उसमें एक व्यथित महिला को बताया गया, व्यथित महिला की परिभाषा दी गई, यानी जो रेस्पोंडेंट वीमेन है उसके बारे में बताया गया है। तो कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, वहां पे महिलाएं किसी भी तरीके के रूप में काम कर रही हो, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे काम करती हो, परमानेंट हो, संविदा पर हो, कभी आती कभी जाती हो, कोई इंटर्न हो या कोई स्टूडेंट हो, कैसी भी तरीके से महिला वहां आ जा रही है तो वो उसका कार्यस्थल माना जाएगा। या किसी भी जो निवास गृह है, जो शेल्टर होम बने हुए हैं, वहां पे कार्यरत कोई भी महिला या कोई भी महिला रह रही हो, वो सारी महिलाएं इसके तहत आएंगी। अब जो सेक्शन 2 है यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो कौन है।
तो जो एम्प्लॉयर होगा वो कोई भी किसी भी जो सरकारी ऑफिस में काम कर रहा हो पुरुष होगा, या किसी उस ऑफिस का कोई भी यूनिट होगी, कोई संगठन, कोई संस्थाएं, किसी भी तरीके की यूनिट उसकी, या पूरा असंगठित क्षेत्र, ये पूरा एम्प्लॉयर के रूप में माना जाएगा, जो सेक्शन 2(6) में इसकी पूरी परिभाषा दी गई है। अब जो सेक्शन 2(ढ) है उसके तहत लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है इसके बारे में बहुत ही डिटेल बताया गया है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी तरीके का शारीरिक संपर्क, छूना, टच करना, या कोई भी मांग करना किसी भी तरीके की, या कोई भी लैंगिक टिप्पणी करना कि महिला होने के नाते एक टिप्पणी करना, कोई भी पोर्नोग्राफी दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना, या किसी भी तरीके का मौखिक, लिखित कैसा भी व्यवहार करना जिसका स्वरूप सेक्सुअल नेचर का होगा। अब ये हम लोगों ने ऑफिसेज में बहुत देखा है कि ये पावर में ही होता है, यानी कि जो जिसके नीचे महिलाएं काम कर रही होती हैं वही अपनी पावर का इस्तेमाल करके महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है। जैसे कि अगर तुमने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ घूमने गई शाम को, तो मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा। जो क्विड प्रो क्यो, यानी इसके बदले अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। तो जो इस तरीके का जो भी घटनाएं होंगी, जो भी हरकतें होंगी, वो सब सेक्सुअली हैरेसमेंट या लैंगिक उत्पीड़न के नीचे वो आएंगी। अब कार्यस्थल क्या है, कौन कौन से हो सकते हैं, ये इस कानून के सेक्शन 2(ड़) में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अब ये क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, सभी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सरकारी ऑफिस, सरकारी कंपनी, निगम, कोई सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, या उसके द्वारा कोई स्थापित किए गए विभाग या उनकी यूनिट या संगठन, या कोई भी उनकी स्थापना, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, खेलकूद और उससे जुड़े हुए कोई भी परिसर हो सकते हैं, या अगर हम अपने काम के दौरान टूर पर जा रहे हैं तो वो भी हमारा कार्यस्थल में आएगा। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी कार्यस्थल, वो कार्यस्थल के रूप में माना जाएगा। इन सब के अलावा अगर कोई भी सेक्सुअल नेचर का व्यवहार ना भी हो तो कोई भी ऐसा व्यवहार करना कि ये महिला है तो इसको इस तरीके से परेशान करना, किसी भी तरीके से धमकी देना, या ऑफिस का इन्वायरमेंट, वातावरण ऐसा करना कि महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल हो, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनाना, तो ये सब भी एक लैंगिक उत्पीड़न के नीचे की परिभाषा में ही आएंगे। अननेसेसरली किसी महिला को बुला के खड़ा करना, उससे घंटों बातचीत करते रहना, इस तरीके से परेशान करना भी ये लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा के नीचे आएगा। अब जो इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है कि आंतरिक समिति का गठन। तो ये आंतरिक समिति क्या है, यानी कि जितने मैंने अभी ऑफिस के बारे में बताया, जितने भी तरीके के ऑफिस है जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां पर आंतरिक समिति का गठन होना आवश्यक है। अब ये आंतरिक समिति क्या करेगी, तो ये आंतरिक समिति जब कोई लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आएगी तो उस पर पूरी कार्रवाई करेगी, प्रक्रिया करेगी, बातचीत करेगी और महिला यहाँ पे शिकायत करेगी। तो ये आंतरिक समिति क्या है, इसके बारे में इस कानून के सेक्शन 4 में दिया गया हुआ है। तो ये आंतरिक समिति सिर्फ हेड ऑफिस में नहीं, उसकी जितनी यूनिट है सब कहीं आंतरिक समिति की स्थापना होनी चाहिए। और आंतरिक समिति की स्थापना के साथ साथ उसका पब्लिकेशन भी होना चाहिए, यानी उस समिति में कौन कौन मेंबर हैं वो ऑफिस में ऐसी जगह चस्पा होना चाहिए कि लोग आए, उनको दिखे, उनको पता हो, और यदि उनके साथ कोई भी घटना होती है तो वो किनको फोन करें, तो नाम, उनका पद और उनका फोन नंबर जरूर लिखा होना चाहिए। अब इसमें आंतरिक समिति में कौन कौन हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो आंतरिक समिति की जो अध्यक्ष होगी वो एक उस कार्यालय की वरिष्ठ महिला अधिकारी होगी, यानी कि जो सबसे सीनियर पोस्ट पर जो महिला होगी वही इसकी अध्यक्ष होगी, जिसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस कानून के तहत कहा गया है। लेकिन अगर किसी सीनियर पोजीशन पे कोई महिला नहीं है तो फिर उसी के जो ऑफिसर्स हैं तो उस रैंक की कोई भी महिला को इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा उस ऑफिस के 2 ऐसे सदस्य होंगे जिनका सामाजिक कार्य में अनुभव हो, और अगर एक किसी लॉ में किसी का अनुभव हो जिसने कानून की पढ़ाई करी गई हो तो उन 2 में से किसी एक को होना चाहिए। और जो चौथा सदस्य वो सबसे जरूरी सदस्य है और सबसे निष्पक्ष सदस्य होगा, क्योंकि वो एक गैर सरकारी संस्था का मेंबर होगा।
वो संस्थाएं जो लंबे समय से महिला मुद्दों पर काम कर रही हैं, लड़का लड़की गैर बराबरी को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं, कानून पर काम कर रही हैं, उन संस्था का कोई एक सदस्य जरूर इस समिति का मेंबर होगा। यानी कि कम से कम 4 सदस्य होने जरूरी हैं। तो यदि कोई एम्प्लॉयर अपने यहाँ आईसी गठित करता है तो इसी क्रम के हिसाब से होगा कि जो उस ऑफिस की जो सबसे सीनियर पोजीशन पे जो महिला होगी वो इसकी अध्यक्ष होगी। इसके अलावा उस ऑफिस के 2 और लोग होंगे और चौथी जो गैर सरकारी संस्था के मेंबर होंगे या होगी। तो ये 4 सदस्य कम से कम होंगे। इसके अलावा बाकी आप तय कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में कितने लोग हैं या कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए, वो आप पैसे रख सकते हैं। लेकिन अगर आइडियली आप लोग देखें तो ये ऑड नंबर में ये मेंबर्स हों तो ज्यादा सही रहते, तो कम से कम आप लोग 5 मेंबर तो जरूर रखें। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आईसी आंतरिक समिति या इंटरनल कमेटी का जो गठन होगा ये कम से कम 3 साल के लिए होगा। यानी 3 साल तक की यही मेंबर होंगे। अगर बीच में कोई हटना चाहे या किसी को जाना है या कुछ ट्रांसफर हो गया तो अपना रिजाइन दे सकते हैं अध्यक्ष को। लेकिन अगर ऐसी कोई अवस्था नहीं है तो 3 साल तक की ये समिति के यही मेंबर होंगे। समिति का बदलाव 3 साल के बाद होगा। अब जो कानून के तहत जो सेक्शन 5 है वो एलसीसी की बात करता है, यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब जो ऑफिस के अंदर बनी है वो तो आंतरिक कमेटी है, और जो लोकल कंप्लेंट कमेटी अब मैं उसके बारे में बताऊंगी। इसके बारे में धारा 6 में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो जिन ऑफिसेज में 10 से कम लोग काम करते हैं और या असंगठित क्षेत्र के घरेलू कामगार महिलाएं, वो लोग अपनी शिकायत कहाँ करें, तो उनके लिए सभी जिलाधिकारी को ये करना है कि एक एलसीसी का गठन करें, यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन करें, जहां पे ये महिलाएं जिनके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ जहां पे 10 से कम लोग काम करते हैं, वो लोग आके अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब एलसीसी के मेंबर कौन होंगे? तो जो एलसीसी का मेंबर होगा, जो उसकी अध्यक्ष होंगी, वो में से किसी गैर सरकारी संस्था में काम किया हो और महिला मुद्दों की समझ हो, वो इसकी अध्यक्ष होंगी। इसके अलावा एक जो महिला होगी, एक जो सदस्य होगा, वो किसी तालुक लेवल पर या तहसील लेवल पर काम कर रही होगी, वो महिला इसकी एक सदस्य होगी। इसके अलावा सरकारी संस्थाओं की 2 सदस्य और रखे जाएंगे या रखी जाएंगी, और इन 2 सदस्यों में से आधे सदस्य महिला होने चाहिए। यानी कि अगर आप 2 बाहरी किसी एनजीओ के 2 लोगों को आप एलसीसी में शामिल कर रहे हैं तो एक महिला होना बहुत जरूरी है। और इन 2 सदस्यों में भी आपको ये देखना है कि एससी, एसटी और ओबीसी की जरूर हो या माइनॉरिटी कमेटी से जरूर बिलोंग करती हो, और कानून का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। और एलसीसी का भी कार्यकाल 3 साल तक का होता है। अब जो सेक्शन 9 है कि हम कंप्लेन कैसे करें, क्या करें, ये उसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 9 के तहत ये लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि वो महिला जिसके साथ किसी भी तरीके का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो रहा है या हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो अपनी कंप्लेन कब करेगी। इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी महिला के साथ यदि इस प्रकार की घटना होती है तो घटना होने के 3 महीने के तक वो ये कंप्लेन अपनी आंतरिक शिकायत समिति को या लोकल कंप्लेंट कमेटी को दे सकती है। ये 3 महीने आप कहेंगे तुरंत क्यों नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं के साथ जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो महिला उस स्थिति में नहीं होती है कि तुरंत इसकी कंप्लेन करे, इतने ट्रॉमा में चली जाती है, और तो उसको इस स्थिति से बाहर निकलना सोचने के लिए भी समय के लिए, इसलिए घटना होने के 3 महीने के बाद तक की ये 3 महीने के अंदर वो कंप्लेंट दे सकती है। इसके अलावा अगर किसी महिला के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो जो सबसे आखिरी घटना हुई है उस घटना से लेकर 3 महीने के अंदर तक की वो अपनी कंप्लेंट आईसी को या एलसी को दे सकती है। जहां पे आईसी नहीं है वहां वो अपनी कंप्लेंट एलसी को सीधे दे सकती है। अब ये कंप्लेंट या तो वो महिला खुद दे सकती है, अगर वो खुद देने की स्थिति में नहीं है या उसकी मृत्यु हो गई है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उसका कोई भी जो एक विधिक रूप से जिसको हायर किया होगा वो उसकी तरफ से ये कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सेक्शन 10 है वो सुलह की बात करता है, यानी कंसाइलेशन की बात करता है। यानी कि अगर अगर कमेटी ने अपनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं करी है और उससे पहले अगर महिला कहती है, याद रखिए ये महिला के अनुरोध पर ही ये कंसाइलेशन या सुलह की बात होगी। यदि महिला सुलह की बात करती है कि उसको अब कार्यवाही नहीं चाहिए, तो ये कार्यवाही शुरू होने से पहले ये सुलह हो सकती है। लेकिन इस सुलह में ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का पैसों का लालच ना हो या इस तरह की कोई बात ना हो। ये महिला की तरफ से वो किस तरह की सुलह चाहती है तब वो सुलह होगी और आगे की कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन अगर कार्यवाही शुरू हो गई है
अगर आंतरिक समिति ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी शिकायत मिलने के बाद, तब ये सुलह बीच में नहीं हो सकती है, तब ये पूरी कार्यवाही पूरी होगी। अब ये कार्यवाही कितने दिन में पूरी होगी, क्या होगा, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। और सुलह के संबंध में एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि अगर सुलह हुई है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और जो आरोपी है उसके द्वारा सुलह की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो महिला अपनी ये कार्यवाही समिति के समक्ष फिर से अपनी कार्यवाही शुरू करवा सकती है। प्रार्थना पत्र मिलेगा तो समिति को 90 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कर देना जरूरी है, और 90 दिन की जांच पूरी कर देने के बाद उसके अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट एम्प्लॉयर को सौंप देना जरूरी है। सेक्शन 12 इस कानून के तहत सेक्शन 12 बताता है कि जब अगर हमारी पूछताछ चल रही है, इस कानून के तहत जो भी इंक्वायरी बैठी हुई है, जो ये सब बातचीतें हो रही हैं, तो समिति चाहे तो वो महिला को अंतरिम राहतें दे सकती है। वो राहतें किस तरीके की होंगी, या तो महिला का ट्रांसफर किसी और यूनिट में करा दिया जाएगा जिससे महिला उस आदमी के से बार बार उसको देखना ना पड़े, बातचीत ना करनी पड़े और किसी और तरीके से परेशान ना करे, तो अपना ट्रांसफर कहीं और करा सकती है। 3 महीने की छुट्टी पर जा सकती है, और ये छुट्टियां अलग से होंगी, ये उसकी छुट्टियों में से नहीं कटेंगी। या किसी भी तरीके की राहत जो समझेगी कमेटी को लगता है कि इस समय होना चाहिए, वो राहतें वो महिलाओं को दे सकती है। इसके अलावा जो समिति है वो अपनी सिफारिशें भी दे सकती है कि जो आरोपी है उसके वेतन से कटौती की जाए, या किसी भी तरीके की जो भी लगता है समिति को, वो ऐसी सिफारिशें भी एम्प्लॉयर को या नियोजक को दे सकती है। सेक्शन 14 जानना बहुत जरूरी है। ये मलिशियस कंप्लेन या झूठी शिकायतों के बारे में बात करता है। जैसे अगर किसी महिला ने किसी ने कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी के खिलाफ कोई शिकायत करी है, और अगर जांच में ये रिपोर्ट झूठी पाई गई है, तो जिस व्यक्ति ने ये शिकायत करी है उसके खिलाफ भी समिति एक्शन ले सकती है। लेकिन ये शिकायत झूठी है या नहीं झूठी है, ये जानने के लिए भी एक समिति को पूरी जांच करनी चाहिए। उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि शिकायत सही है या गलत है। और यदि किसी महिला ने शिकायत करी है और वो अपनी शिकायत इन 90 दिनों के भीतर साबित नहीं कर पाई है, तब उस महिला को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। जो सेक्शन 15 है वो कंपनसेशन की बात करता है कि महिला को इस घटना के बाद से जो भी शारीरिक मानसिक आघात का कंपनसेशन वो अपना मांग सकती है, क्लेम कर सकती है। सेक्शन 16 है वो ये बताता है कि इस प्रकार की अगर कार्यवाही के बारे में या किस महिला के बारे में कहीं पर भी कोई पेपर में देना एकदम मना है। अगर किसी ने ये ऐसा कुछ भी किया है, कृत्य किया है कि पेपर में छाप दिया है या महिला की बदनामी हुई है, उस पर रोक लगाता है और पेनाल्टी, और सेक्शन 17 में पेनाल्टी की बात करता है कि तब आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। महिला या आरोपी दोनों इस जांच से संतुष्ट नहीं है तो 90 दिन में जांच खत्म होने के 90 दिन के अंदर तक वो कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की नहीं है तो कृपया उन लोगों के साथ जरूर साझा करें, शेयर करें, आपको लगता है कि जिन्हें इसकी जरूरत होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।